कमान के साथ विलय कर जाएगा। तो पहला सवाल यह है कि इस कमांड की आवश्यकता क्यों थी। अब आप देखिए, ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेना ने एक मोर्चे पर सुदृढ़ और संगठित युद्ध का सामना किया। दूसरे शब्दों में, यह पाकिस्तानी सेना का सामना नहीं कर रहा था, बल्कि एक ऐसी पाकिस्तानी सेना का सामना कर रहा था जिसे पीएलए की गैर गतिज क्षमताओं द्वारा पूरी तरह से समर्थन प्राप्त था, बिना पीएलए के अपनी भूमिका दिखाए। ऑपरेशन सिंदूर के परिणामों को ध्यान में रखते हुए दोनों सेनाएं, पीएलए और पाकिस्तान की सेना, संभवतः एक दूसरे के साथ विचार विमर्श कर रही होंगी और अब ऐसा प्रतीत होता है कि चीन ने पाकिस्तान की सेना को क्षेत्र में प्रमुख सैन्य शक्ति के रूप में उभरने के लिए पूर्ण समर्थन देने का निर्णय लिया है। ये बहुत बड़ी बात है कि ये कैसे होगा, मैं अब समझाऊंगा। इससे पहले कि मैं ऐसा करूं, युद्ध की कुछ बुनियादी बातें हैं जिन्हें सभी को समझना चाहिए। अब आप देखिए, कोई भी युद्ध 3 स्तरों पर लड़ा जाता है। सबसे निचला स्तर युद्ध का सामरिक स्तर कहलाता है। इसी स्थान पर युद्ध होते हैं, यहीं पर क्षय होता है और यहीं पर संसाधनों की गणना अत्यधिक महत्वपूर्ण बन जाती है। फिर अगला स्तर, उच्च स्तर युद्ध का मध्यवर्ती स्तर है, जिसे युद्ध का संचालन स्तर कहा जाता है। यह स्तर युद्ध क्षेत्र में चल रही सभी लड़ाइयों के कुल योग से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है और यह युद्ध का यह स्तर, मध्यवर्ती स्तर, जो युद्ध या अभियान के परिणाम को निर्धारित करेगा, इसलिए यह बहुत महत्वपूर्ण है। युद्ध का सबसे उच्च स्तर वह होता है जिसे रणनीतिक स्तर कहा जाता है, जहां किसी भी राष्ट्र की राजनीतिक और सैन्य नेतृत्व युद्ध से पहले और युद्ध के दौरान एक दूसरे के साथ चर्चा करते हैं। अब जब हम वर्तमान समय में भारत और पाकिस्तान के बीच के संबंधों को देखते हैं, तो युद्ध के रणनीतिक स्तर पर भारतीय पक्ष में 3 प्रमुख गतिविधियां हो रही होंगी। एक यह है कि राजनीतिक नेतृत्व और सैन्य नेतृत्व युद्ध से पहले और युद्ध के दौरान वे निरंतर एक दूसरे के संपर्क में बने रहेंगे। दूसरी गतिविधि यह होगी कि दोनों राजनीतिक और सैन्य नेतृत्व युद्ध के लिए नियमित रूप से क्षमताओं की आपूर्ति की तलाश करेंगे ताकि युद्ध की तीव्रता को बढ़ाया जा सके। और तीसरा यह है कि चूंकि भारत और पाकिस्तान परमाणु हथियार संपन्न देश हैं, इसलिए यह निर्णय इसी स्तर पर लिया जाएगा कि परमाणु हथियारों का उपयोग कब और कैसे किया जाए। युद्ध के रणनीतिक स्तर पर बहुत सारी बड़ी गतिविधियां चल रही हैं। अब जब आप दोनों की तुलना करते हैं, पाकिस्तान और भारतीय पक्ष की, तो आपको एहसास होता है कि पाकिस्तान में ये सारी गतिविधियां एक ही व्यक्ति, सेना प्रमुख फील्ड मार्शल असीम मुनीर द्वारा तय होंगी। इसका मतलब है कि युद्ध के रणनीतिक स्तर पर निर्णय लेने की प्रक्रिया भारतीय पक्ष की तुलना में बहुत तेज होगी। और जिन 3 स्तरों के युद्धों के बारे में मैंने बात की, वे अलग थलग नहीं हैं, वे सभी एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। इसका मतलब है कि अगर पाकिस्तान की ओर से रणनीतिक स्तर पर तेजी से निर्णय लिया जाता है, तो इसका संचालन पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा, जहां, जैसा कि मैंने कहा, युद्ध का परिणाम निर्धारित होता है। युद्ध के संचालन स्तर की बात। अब हम युद्ध के संचालन स्तर की बात करें। ऑपरेशन सुंदर में हमने यह देखा कि पाकिस्तान वायुसेना ने युद्ध के संचालन स्तर पर अपनी क्षमताओं का प्रभावशाली प्रदर्शन किया। पाकिस्तान वायुसेना युद्ध के सामरिक स्तर पर नहीं गई, जहां एकल मुकाबले वाले डॉग फाइट्स होते हैं। इसके बजाय उन्होंने बीबीआरएस का उपयोग किया, जो डिजिटल इकोसिस्टम द्वारा समर्थित था और जिसे वे बहुडोमेन संचालन की नई युद्ध अवधारणा कहते हैं। तो वे युद्ध के संचालन के स्तर पर कार्य कर रहे थे। अब जो नया कमांड स्थापित किया गया है, वह भी युद्ध के संचालन के स्तर पर कार्य करेगा। और इसका मुख्य कारण यह है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान एक बात स्पष्ट हो गई थी कि युद्ध के मैदान में दोनों पक्षों के लिए कोई पीछे या आगे का मोर्चा नहीं रहेगा। मिसाइलें किसी भी स्थान पर जा सकती हैं, इसलिए यह अत्यधिक आवश्यक है कि वे युद्ध के संचालन स्तर पर प्रभावी रूप से कार्य करें, और यही महत्वपूर्ण कार्य यह कमांड करेगी।
दूसरे शब्दों में भारत के साथ अगले युद्ध में पाकिस्तान की ओर से हम देखेंगे कि पाकिस्तान वायुसेना और सेना की यह नई कमान दोनों युद्ध के संचालन स्तर पर कार्य करेंगे, जहां युद्ध का परिणाम निर्धारित होता है, और उन्हें चीन की बेडो नेविगेशन प्रणाली उपग्रह नक्षत्र द्वारा पूरी तरह से समर्थन प्राप्त होगा, जो 24 घंटे स्थिति की व्यापक और गहन जागरूकता प्रदान करेगा, और यह पाकिस्तान की मिसाइलों को सटीक निशानेबाजी में भी अत्यधिक महत्वपूर्ण सहायता प्रदान करेगा। और किसी भी परिस्थिति में हम यह जानते हैं कि पाकिस्तान के सभी सैन्य मुख्यालय सुरक्षित फाइबर ऑप्टिक केबल्स के माध्यम से नेटवर्क से जुड़े हुए हैं, और इसलिए पाकिस्तान वायुसेना और इस नए कमांड के बीच निरंतर संवाद संभव होगा, जिन्हें किसी भी परिस्थिति में पूरी तस्वीर और स्थिति की व्यापक और गहन जागरूकता होगी कि क्या हो रहा है। दूसरे शब्दों में कहें तो वायु श्रेष्ठता स्थापित करने या सीमित वायु श्रेष्ठता स्थापित करने का संपूर्ण कार्य अब इन दोनों के द्वारा किया जाएगा, जो कि पाकिस्तान वायुसेना और यह नया कमांड है, जो युद्ध संचालन के स्तर पर सक्रिय रूप से कार्यरत हैं। इसलिए जब यह पूरी तरह से स्थापित हो जाएगा, तब हम जनरल मुख्यालय या पाकिस्तान की सेना के अधीन इन सभी संगठनों को देखेंगे, जिनके बारे में हम यह जानते हैं कि इसे स्ट्रैटेजिक प्लान्स डिवीजन के नाम से पहचाना जाता है। अब यह वह संगठन है जो पाकिस्तान के परमाणु हथियारों और उनके चारों ओर की सभी गतिविधियों के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार होता है। यह सभी कार्य एसपीडी के अंतर्गत आते हैं, जिसका नेतृत्व एक 3 सितारा रैंक वाले सेना अधिकारी लेफ्टिनेंट जनरल द्वारा किया जाता है। और फिर हमारे पास यह नया कमांड होगा, जिसे अब फिर से एक लेफ्टिनेंट जनरल रैंक अधिकारी द्वारा नेतृत्व किया जा रहा है, और जो जनरल मुख्यालय को रिपोर्ट करता है। इसके बाद आईएसआई का जिक्र होता है। अब आईएसआई को फिर से लेफ्टिनेंट जनरल अध्यक्षता कर रहे हैं, और मौजूदा आईएसआई प्रमुख पाकिस्तान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार भी हैं। तो फिर हमारे पास महानिदेशक सैन्य संचालन भी मौजूद हैं। वह भी सेना के प्रमुख जनरल मुख्यालय को रिपोर्ट करते हैं, लेकिन उनकी भूमिका सामरिक स्तर पर होगी, क्योंकि वह संपर्क रेखा के लिए जिम्मेदार होंगे, जो भारत और पाकिस्तान के बीच की पहली रेखा है, और इसीलिए मेरे आकलन में उनके अधीन जो होगा वह रॉकेट्स होंगे, जो मुख्यतः अनगाइडेड रॉकेट्स और तोपखाना होंगे। तो यही उसके अधिकार क्षेत्र के अधीन होगा। जैसा कि मैंने कहा, डीजीएमओ की भूमिका वास्तव में सामरिक होगी, जो शत्रु क्षेत्र पर कब्जा करने की होगी। एक बार जब वे 2 संगठन, जिनके बारे में मैंने बात की, एक सेवा और एक संगठन, सीमित वायु श्रेष्ठता स्थापित करने में सक्षम हो जाते हैं, मेरे आकलन में यही तरीका है जिससे यह चलेगा। अब सवाल उठाए गए हैं कि यह नया कमांड पाकिस्तान के राष्ट्रीय कमांड प्राधिकरण के अधीन होगा या यह सेना मुख्यालय के अधीन होगा। अब मेरे आकलन में पाकिस्तान की राष्ट्रीय कमांड प्राधिकरण ज्यादातर काल्पनिक है। क्यों? मैं इसे थोड़ी देर में समझाऊंगा। जैसा कि मैंने पहले कहा, यह सब पूरी तरह से सेना मुख्यालय के अधीन होगा। इसके 4 मुख्य कारण हैं जो मैं स्पष्ट रूप से बताऊंगा। एक यह कारण है कि पाकिस्तान के पूर्व सेना प्रमुख